हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए। मैं और अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन किस टाइप से होता है, इन्फ्लेशन में प्राइजेज राइज होती है, डिक्रीज होती है, इन सब के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अपन अब आज डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस। टाइप्स क्या है इन्फ्लेशंस के टाइप क्या है, कितने हैं, कैसे है, ये सब डिस्कस करते हैं अपन आज। तो यदि आपको एक डायग्राम ये नोट्स देखेंगे तो आप उसमें मैंने आपको एक डायग्राम बना कर दे रखा था। उसमें देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, वेज इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो अपन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज के बेसिस के कारण कौन कौन से कारण है कि इन्फ्लेशन होता है, उसके बेसिस पे देखो। ये फर्स्ट है क्रेडिट, पहला है करेंसी इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट ऑन द कॉजेज, देखो ऑन द बेसिस कॉजेज के बेसिस पर इन्फ्लेशन के टाइप में है। फर्स्ट इज करेंसी इन्फ्लेशन। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज बाय प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स का मतलब इसमें क्या होता है, देखो करेंसी इन्फ्लेशन मतलब होता है जब करेंसी एक लिमिट से ज़्यादा मार्केट में पहुंच जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ी होगी, एक डेफिसिट फाइनेंसिंग नाम की एक चीज़ है मार्केट में, एक सिस्टम है डेफिसिट फाइनेंसिंग नाम का, जिसे हिंदी में हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है जिसे। तो जब घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है, जब घाटा दिखाया होता है तब मार्केट में अतिरिक्त एडिशनल अपन को करेंसी नोट्स RBI को प्रिंट करने पड़ते हैं। तो एडिशनल प्रिंट हो जाते हैं मार्केट में, करेंसी ज़्यादा हो जाती है, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम रहने की वजह से मार्केट में प्राइजेज इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो इसे कहेंगे करेंसी इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज क्रेडिट इन्फ्लेशन। Being profit-making institutions, commercial banks sanctions more loan and advances to the public than what the economy needs. Such credit expansion lead to a rise in price level. जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो उनकी जो कैपेसिटी है, एक सेंसन इतना अधिक से ज़्यादा इतने लोन सेंसन्स करते हैं क्योंकि उनके पास वो CRR, जैसे कैश रिजर्व रेशियो होता है, एक बैंक रेट होती है, एक SLR होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होती है, एक रेपो रेट होती है। इन सब के बेसिस पर बैंक अगर इनको कम कर दिया जाता है, ये बाद में डिस्कस किए जाएंगे कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू मार्केट में लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को, जिनको कंपनीज़ को लोन की ज़रूरत होती है, उनको एक्स्ट्रा लोन्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा लोन प्रोवाइड करवाने की कंडीशंस में क्या होता है, उनके पास करेंसी ज़्यादा हो जाती है और वो उनके मार्केट में डिमांड होने लग जाती है। फिर तो मार्केट में सप्लाई ऑलरेडी कम है, इसका मतलब है मार्केट में क्रेडिट इन्फ्लेशन हो रहा है। अपन बात कर रहे हैं डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन की। द बजट ऑफ द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स ए डेफिसिट व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू। To meet this gap, the government may ask the central bank to print additional money. Since pumping to additional money is required to meet the budget deficit, any price rise may be called the deficit induced inflation. तो डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन मैंने आपको करेंसी इन्फ्लेशन में भी बताया था, जिसमें करेंसी प्रिंटेड ज़्यादा क्या होती है, बजट में जो गवर्नमेंट अपना जो रेवेन्यू होता है उसको रेवेन्यू कम होता है और एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं, तब उसे अपन डेफिसिट फाइनेंस की नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने गवर्नमेंट ने
9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ और हमारे एक्सपेंडिचर हुए थे 11 लाख एक्सपेंडिचर हो गए 11 लाख करोड़। तो इसका हमारा जो 2 लाख करोड़ का जो है डेफिसिट है, इसको कहाँ से पूरा किया है? तो इसको फुलफ़िल करने के लिए हमें डेफिसिट फाइनेंस के नाम से एक सिस्टम है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो उसके थ्रू एक्स्ट्रा नोट्स करेंसी प्रिंट होने के बाद उस रेवेन्यू अपना जो डेफिसिट था उसको कंप्लीट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा करेंसी जब प्रिंट होंगी तो वो मार्केट में भी अवेलेबल होंगी कहीं कहीं, तो लोगों के पास इससे क्या होता है, ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो लोगों की इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो मार्केट में सप्लाई होती है वो फिक्स पहले से इतनी है, तो इस वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशंस पैदा होती है। नेक्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। An increase in aggregate demand over the available output leads to a rise in the price level. Such inflation is called demand pull inflation. But why does aggregate demand rise? Classical economics attribute this rise in aggregate demand to money supply. If the supply of money is an economy exceeds the available goods and services, DPI appears. It has been the demand pull inflation. It has been described by Colvin as a situation of too much money chasing too few goods. हमारे पास जो आउटपुट है, मतलब हमारे पास तो हमारा आउटपुट जो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अवेलेबल है, अगर उससे ज़्यादा डिमांड हो जाती है, उस आउटपुट से ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। जैसे कि सीधी सी बात यही होती है, जैसे कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास उस चीज़ों की जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी और वो मार्केट में उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो मार्केट में कम है, तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है, ये लॉ है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन को ऐसे कहेंगे अपन, जो इस डिमांड इंक्रीज होने से और जो अपना आउटपुट अवेलेबल जो आउटपुट है उससे ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होती है, तो उससे क्या होता है, अपना डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। इसे अपन जो इन्फ्लेशन होता है उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से। और इसी तरह जैसे अपन मार्केट में जो मार्केट में जो मनी होती है उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, तो जो अवेलेबल गुड्स सर्विसेज से मार्केट में मनी ज़्यादा आ गई है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो ये जो अपनी डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है इंक्रीज होता है ये अब ठीक है। तो इसको अपन देखो इंक्रीज इनकम, इसमें मैंने आपको एक छोटा सा वो दे रखा है, एरो के रूप में है, कुछ देखना है। इंक्रीज इनकम, एडिशनल डिमांड होगी, इंक्रीज इनकम होगी तो एडिशनल डिमांड होगी, और एडिशनल डिमांड होने की कंडीशन में इंक्रीज इन प्राइस लेवल इंक्रीज होगा और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जन्म होगा। कैसे इंक्रीज, हमारी सबसे पहले तो हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज होने की कंडीशन में हमारे पास हमारी इनकम इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज होने के बाद डिमांड क्या इंक्रीज होती है, तो एडिशनल डिमांड हुई, एडिशनल डिमांड होने की कंडीशन में मार्केट में पहले से ही जो आउटपुट अवेलेबल है वो पहले से जितना है उतना ही है, तो इस वजह से डिमांड इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज इन प्राइस लेवल इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। Keynesians hold a different argument. They argue that there can be an autonomous increase in aggregate demand or spending, such as a rise in consumption demand or investment on government spending or a tax cut or a net increase in export with no increase in money supply. This would जो इंक्रीजमेंट देखो, नेट इंक्रीज एक्सपोर्ट में क्या होगा, C+I+G+X-M करके अगर नेट अपना इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में कोई सप्लाई नहीं हो। तो आगे बात करें, दिस वुड प्रमोट अपवर्ड एडजस्टमेंट इन प्राइस, दस DPI इज कॉज्ड बाय मॉनेटरी फैक्टर्स, क्लासिकल एडजस्टमेंट एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर, केन्सियन आर्ग्यूमेंट।
तो किन्स भाई साहब है अपने, किन्स भाई साहब ने आर्ग्यूमेंट दिया, अलग आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने इसको मॉनेटरी जो फैक्टर्स है उसके बेसिस पर इन्फ्लेशन को नहीं बताया, इन्होंने नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के बेसिस पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बताया। ये बोलते हैं कि अगर मार्केट में डिमांड जैसे कि ऑटोनॉमस इंक्रीज होता है, डिमांड में अपन कोई भी कंजप्शन, अगर हमारा डिमांड और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेज और नेट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स की वजह से अपना कंजप्शन इंक्रीज होता है, तो डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड, तो ऑटोमेटिक डिमांड इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। उन्होंने नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के बेसिस पर इनको जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसको समझाया है, जबकि इससे पहले मॉनेटरी जो फैक्टर्स है उसके बेसिस पर उन्होंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन को समझाया था। किन्सियंस के अकॉर्डिंग जो डिमांड इंक्रीज होती है वो मॉनेटरी बेसिस पर नहीं होती है, वो एंड एग्रीगेट डिमांड स्पेंडिंग होती है, स्पेंडिंग कंजप्शन की बेस पर होती है। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेज, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीजमेंट, इन सब की वजह से डिमांड इंक्रीज होती है। मॉनेटरी की वजह से, मॉनेटरी फैक्टर्स की वजह से अपनी जो डिमांड होती है वो उसमें इंक्रीजमेंट नहीं होता है। DPI can be explained in terms of figure 4.2, where we measure output on the horizontal axis and price level of our particular axis। जो horizontal axis है अपने वहाँ तो अपन ने, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ हमने प्राइस लेवल शो कर रखा है, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ हमने आउटपुट को शो कर रखा है इन रेंज 1। देखो रेंज 1 दे रखी है, टोटल एक्सपेंडिज टू शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। तो अपना जो रेंज 1 है वहाँ टोटल, अपना जो टोटल स्पेंडिंग है और है शॉर्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट कम आउटपुट के कंपेरिजन में। जो शो कर रहा है वाई एफ, ये वाई एफ है, रेंज 3 है। देयर इज़ लिटिल और नो राइज इन प्राइस लेवल, रेंज 1 तक कोई प्राइस लेवल स्पेंडिंग नहीं हो रही है और प्राइस एक्सपेंड नहीं हो रहा है। एज डिमांड नाउ राइजेज, डिमांड इंक्रीज, डिमांड है वो यहाँ से स्टार्ट होने लगी है बढ़ना, आउटपुट भी राइज होने लगा है। द इकोनॉमी इंटर्स रेंज 2, फिर आउटपुट अप्रोचेज टुवर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। जो आउटपुट होता है वो अपना जब फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में पहुंच चुका है रेंज 2 में। नोट दैट इज द रीजन प्राइस लेवल बिगेंस टू राइज, जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है, वो पहले स्थिर था तो फिर अपन फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में गए तो फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ अपने, तो फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में प्राइस इंक्रीज होने लगी है उस सिचुएशन में, ठीक है। और द इकोनॉमी रीचेज फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रेंज 3, फिर आउटपुट डज नॉट राइज, आउटपुट हुआ इंक्रीज नहीं हो रहा है, और बट प्राइस लेवल इज पुल्ड अपवर्ड, मतलब रेंज 1 में कोई अपवर्ड इंक्रीजमेंट नहीं था, रेंज 2 में आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा था और प्राइस इंक्रीज हो रहा था। रेंज 3 की बात करें तो हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो चुकी है तो हमारा प्राइजेज इंक्रीज होने लग गया है, और हमारा जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। इट्स मीन दिस कंडीशन इज इन्फ्लेशन कंडीशन, दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। द एसेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज दैट टू मच स्पेंडिंग चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो ये बात की अपन ने आज कॉजेज, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, करेंसी इन्फ्लेशन, क्रेडिट इन्फ्लेशन, डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के, इन सब के ऊपर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।